नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के ताजा तरीन सवाल जो कि बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। साथियों, ये एक तस्वीर है। ये तस्वीर है किस प्रकार से समुद्र के साथ में बादल लग रहा है कि मिलने वाले हैं। ये जो तस्वीर आपको उठती हुई दिख रही है, ये तस्वीर एक्सक्लूसिव है और इस एक्सक्लूसिव डेली स्टार नाम का बांग्लादेश का अखबार है उसकी है, और ये दिखाती है कि किस प्रकार से साइक्लोन रीमल बंगाल की खाड़ी में आगे की तरफ बढ़ रहा है। इस तस्वीर को देखकर आपके दिमाग में एक पिक्चर तो बनती है कि क्या इस तरह से साइक्लोन आते हैं। जी हां साथियों, आज का सेशन साइक्लोन रीमल पर है। क्या है साथियों, साइक्लोन रीमल बांग्लादेश कोस्ट पर पहुंच चुका है और पहुंचने को लैंडफॉल कहा जाता है। बांग्लादेश के साथ साथ ही हमारा पश्चिम बंगाल लगा है, वहीं पर इसका भी लैंडिंग होना है। ना केवल यहां बल्कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भी इसका असर दिखेगा। साइक्लोन रीमल का आना, साइक्लोन क्यों बना, इस तरह से क्यों आया, कहां तक प्रभाव डालेगा, साइक्लोन बनते क्यों हैं, साइक्लोन की मेजर वजह क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कहां कहां पर इनके क्या नाम होते हैं, तमाम बातें आज के इस सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल के लिए यहां पर साइक्लोन रीमल चर्चा में है और इस चर्चा के साथ साथ चर्चा यह है कि यह बांग्लादेश के साथ साथ बंगाल के बॉर्डर को भी, क्योंकि अगर आप मैप को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि बंगाल और पश्चिम बंगाल एक साथ ही, तो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल पहले बंगाल हुआ करते थे, ठीक है। तो रविवार रात 8:30 बजे बांग्लादेश के मोंगला के दक्षिण पश्चिम के पास सागर आइलैंड और खेपुपारा के बीच पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के नजदीकी तटों पर इसका लैंडफॉल हुआ, यानी कि साइक्लोन जमीन से टच हुआ। साइक्लोन का जमीन से टच होना लैंडफॉल कहलाता है। साथियों, एक बार हम नक्शा देखते हैं, मैप देखते हैं। भारत के पूर्व की तरफ चलते हैं तो बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी को अगर ध्यान से देखें तो यहां पर बंगाल के दो हिस्से, जिनमें से एक का नाम पश्चिम बंगाल और एक का नाम बांग्लादेश, ये दोनों बंगाल की खाड़ी में खुलते हुए दिखाई पड़ते हैं। इन दोनों को ही इस समय इस आते हुए साइक्लोन का सामना करना है। तारीखें बताकर रही हैं कि 26 तारीख को बस इस क्षेत्र से कुछ ही दूर रह गया था यह साइक्लोन, यानी कि आज ये लगभग टच हो जाएगा और हो चुका होगा। 28 तारीख तक इसका प्रभाव दिखेगा। कहां तक दिखेगा? बांग्लादेश और बांग्लादेश से ऊपर निकल करके आसाम, आसाम के साथ साथ थोड़ा बहुत सिक्किम के अंदर के क्षेत्रों में और इधर की तरफ अरुणाचल के क्षेत्र में इसका प्रभाव जाएगा। कोई भी साइक्लोन समुद्र में उठता है, जमीन तक जाता है और जमीन तक जाकर के फिर वो मर जाता है, थोड़ा बहुत अंदर तक जाके खत्म हो जाता है। लेकिन इस कारण से कोस्टल क्षेत्र पर यह बहुत डैमेज क्रिएट करता है। साथियों, सबसे पहले साइक्लोन जो कि साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में 24 मई को उठना शुरू हुआ, धीरे धीरे ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदलना शुरू हुआ। 25 तारीख को ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म 26 मई को पहुंचते पहुंचते वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया और वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में ये अंदर एंट्री कर गया। तो ये जो रीमल नाम का साइक्लोन है जो कि वर्तमान के अंदर सुंदरबन डेल्टा, जिसके बारे में हमने कुछ दिन पहले भी आपके साथ सेशन साझा किया है सुंदरबन को लेकर के, सुंदरबन भारत के और दलवार 4 के अंदर यहां पर एंट्री कर रहा है। आपको याद है मैंने सुंदरबन का एक फायदा बताया था आपको, जब सुंदरबन थोड़े दिन पहले आपको अपने इसी आरएनए में पढ़ाया था, तब मैंने बताया था कि सुंदरबन साइक्लोन से बचाने में बड़ी भूमिका निभाता है। याद है? अगर ध्यान आ रहा हो तो मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये आपके सामने मतलब सीधा प्रमाण है इस बात का। तो साइक्लोनिक स्टॉर्म से सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की पूरी घटना और उस पर भारत की मुस्तैदी, इंडियन कोस्ट गार्ड की मुस्तैदी देखते ही बनती है। साइक्लोन के टकराने से पहले तीव्र हवाएं कोस्टल एरियाज में चलने लगती हैं, जिसकी वजह से आप यहां पर पेड़ पौधों को टूटा हुआ देख सकते हैं। साइक्लोन को देखकर ऐसा लगता है जैसे डीडी न्यूज का लोगो बना हुआ हो। जरा इसको ध्यान से देखिए, इसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि दूरदर्शन का चिन्ह बन रहा हो। इस दूरदर्शन के चिन्ह को अगर और ध्यान से देखें, लोगों को अगर बहुत ध्यान से देखें तो ये कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। देखो, यूं घूमता घूमता जैसे कि ये एक दूसरे के खिलाफ एंट्री कर रहे हैं। साइक्लोन का असली अर्थ भी होता है सर्प की तरह स्पाइरल मार लेना, कुंडली मार लेना, है ना। तो अगर इसको आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि जब अपनी घड़ियां चलती हैं तो वो कुछ यूं चलती हैं टिक टिक करती हुई, इस दिशा में घड़ियां मुड़ती हैं, लेकिन ये
कुंडली मार रहा है घड़ी के अपोजिट साइड में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज साइड में आपको घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां पर कुछ बातें बात ही बातों में जान लेते हैं। साथियों, इंडिया जो कि मैप पर अगर ध्यान से देखा जाए तो ये नदर्न हेमिस्फीयर में है। नदर्न हेमिस्फीयर बोले तो अगर धरती को हम एक गोले के रूप में बताएं, इक्वेटर से ऊपर नीचे बांटें तो ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ है, और नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में उठने वाले जो साइक्लोन हैं, जो चक्रवात हैं, इनकी दिशाओं में अंतर पाया जाता है। नदर्न हेमिस्फीयर में उठने वाले साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में उठने वाले साइक्लोन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं। इसके पीछे की ज्योग्राफी अगर जाननी है तो इसके बारे में मैंने जो जीएस फाउंडेशन बैच हमारे एप्लीकेशन पर आया हुआ है उसमें पूरी डिटेल से ये बातें समझाई हुई हैं, कैसे साइक्लोन आते हैं, कोरियोलिस बल क्या होता है, लेकिन ब्रीफ में आप यहां पर भी जान सकते हैं। और अगर आप हमारा जीएस फाउंडेशन बैच चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन पर फिलहाल वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मात्र 1499 के अंदर पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ उपलब्ध है, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। ऐप पर जाकर आप उसे ले सकते हैं, रिकॉर्डेड जीएस फाउंडेशन बैच। फिलहाल के लिए थोड़ा सा बेसिक जानकारी प्राप्त कर लीजिए। ये जो उत्तर की तरफ वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, यहां पर ये जो कुंडली मारते हुए साइक्लोन की स्थितियां दिख रही हैं, ये कुंडली मारता हुआ साइक्लोन अपने आप को यूं जो गोल 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 रोटेट कर रहा है, इसका दर्शाना बताता है कि कोई ना कोई हवा ऐसी है जिसकी वजह से ये बवंडर बना है। जो समुद्री तट पर नहीं रहते, लैंड के ऊपर, भूमि भूभाग के ऊपर रहते हैं, उन्होंने कभी धरती पर या लैंड पर गर्मी के दिनों में उठते हुए भभूले देखे हों, बवंडर देखे हों, तो वो समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हवा रोटेट होती होगी। यहां पर हवा रोटेट होने का जो क्रम है, नदर्न हेमिस्फीयर में जो इस प्रकार की घटना के पीछे का कारण है वो कोरियोलिस बल है। कोरियोलिस बल जो कि नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर हवा को राइट हैंड साइड की तरफ घुमाता है, वही सदर्न हेमिस्फीयर में हवा को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ घुमाता है। नदर्न हेमिस्फीयर में इसी हवा के घूमने के चलते एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर साइक्लोन बनते हैं। उदाहरण के लिए समझने का प्रयास कीजिए, साइक्लोन बनता कैसे है, थोड़ा सा इसे समझते हैं, फिर मैं आपको आगे लेकर चलूंगा। एक बार के लिए इन तस्वीरों को देख लीजिए, फिर मैं आपको यहां लेकर चलता हूं। इसे आप ध्यान से देखिए। देखिए, आप अगर इस जगह को ध्यान से देख रहे हैं तो यह मध्य भाग में एकदम साफ सुथरी जगह दिख रही है। इसे तूफान की आंख कहा जाता है। कई बार लोग गालियां देते हैं, गालियों में इस गाली का उपयोग करें तो आपको इज्जत भी मिलेगी, यार तुम तूफान की आंख लग रहे हो। तूफान की आंख का मतलब होता है एकदम शांत एरिया, उसकी इज्जत और बढ़ेगी। नाम में ऐसा लग रहा है कि बवाल बोल रहे हो तुम, यार तूफान की आंख हो क्या? तूफान की आंख मतलब शांत। लेकिन तूफान की आंख है तो अंदर तो शांति है, लेकिन उसके चारों तरफ बवंडर मचा हुआ है। अब ये जो बवंडर मचा हुआ है ना, बस ये तूफान की आंख से ही क्रिएट हुआ है। कैसे हुआ है तो आइए इसको बताते हैं। तो आई ऑफ साइक्लोन को समझें, इससे पहले तूफान का आने का कारण थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, आप अगर इस बात को बेसिक कंसेप्ट में जानें कि अगर कोई जगह बीच से बहुत ज्यादा गर्म है और उस गर्म जगह के ऊपर ठंडी जगह से हवा चलकर पहुंचने लगे, तो माना जाएगा कि हवा उस जगह को भरने लगेगी। अब इसको और आसान करते हैं। आप अपने कमरे में अगर अगरबत्ती जलाएं तो उसकी खुशबू जहां अगरबत्ती जली है वहीं पर नहीं, जहां पर नहीं जली है वहां तक भी पहुंच जाएगी। हवा का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में जिस प्रकार से आप डिफ्यूजन नामक वर्ड का उपयोग करते हैं, ऐसे ही हवा के बहने में उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहने का नियम पालन होता है। उच्च दाब और निम्न दाब क्या होता है, अब इसको भी आसान भाषा में समझ लेते हैं। आसान भाषा में समझने के लिए हम एक जगह की कल्पना करते हैं। लीजिए, ये क्षेत्र है और ये धरती का भूखंड मान लेते हैं। धरती का कोई भूखंड है, यहां पर मानिए कि ये कोई एक क्षेत्र है जो कि अत्यधिक गर्म हो गया है। गर्म क्यों? अरे भाई, गर्मी पड़ रही है तो गर्म होगा। अच्छा, तो गर्मी पड़ रही है तो गर्म होगा, तो क्या सर्दियों में नहीं होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हम ये मान लें कि सर्दियों में तूफान नहीं आते? हम मान लो ना, इसमें क्या रॉकेट साइंस है? नहीं नहीं सर, दक्षिण भारत में तो अक्टूबर नवंबर में भी आते हैं। तो उसके पीछे कारण है साउथ वेस्ट मानसून बंद हो चुका होता है, तो समुद्र का जो थोड़ा बहुत पानी गर्म होता है वो भी तूफान ले आता है। अच्छा, तो फिलहाल के लिए हम ये मानते हैं कि ये वाला क्षेत्र गर्म है, और गर्म है तो गर्म होने पर सबसे पहले हवा ऊपर उठती है, क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है और अपलिफ्ट कर जाती है। तो मान लीजिए कि ये कोई समुद्र के अंदर का आइलैंड है। समुद्र में कई टापू होते हैं,
ऐसे ही मान लीजिए ये कोई टापू है, आइलैंड है। आइलैंड पर इन दिनों जितनी गर्मी पड़ रही है, आइलैंड छोड़िए, अपने ही यहां पर मेनलैंड पर इतनी गर्मी पड़ रही है, राजस्थान में बस 50 टच ही होने वाला है, इतना टेम्परेचर बढ़ चुका है। तो भाई धरती गर्म हो रही है तो हवा उठकर ऊपर जा रही है। हवा उठकर ऊपर गई धरती वाले क्षेत्र की, तो पानी जो है ना वो धरती की तुलना में थोड़ा धीरे गर्म होता है। पानी की खासियत ये है, ये धीरे तो गर्म होता है और धीरे ही ठंडा होता है ना। इसके पीछे इसकी स्पेसिफिक हीट बड़ा कारण है। फिलहाल के लिए हम ये मानते हैं कि तुलनात्मक रूप से कम जल्दी गर्म होता है। अब जो जगह गर्म हो गई, जिसकी हवा ऊपर उठ गई, आसपास का जो पानी है वो इसकी खुशी मनाता है कि यार सुनो, जगह खाली हो गई है, चलो बैठ जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप बस में जा रहे हों, 4 सवारियां हों, सब लोग अपनी सीट पर प्रॉपर तरीके से बैठे हों, लेकिन अचानक बीच में से एक सवारी उठकर चली जाए तो बस अस्थिरता वहीं से क्रिएट हो जाती है। जो सवारी पहले व्यवस्थित बैठी हुई थी, अब वो अव्यवस्थित होकर के सोचने लगती है कि मैं इस जगह को कैसे ले लूं। हालांकि उसे आराम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो उस पर सामान धर देगा, थोड़ी देर बाद हाथ रख लेगा, थोड़ी देर बाद पैर पटक देगा। इसका मतलब ये है कि वो उस जगह को भरने निकल पड़ता है। जो मानवीय स्वभाव है वो हवाओं में भी है, वो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहना शुरू होती हैं। तो साहब यहां पर पानी जो कि गर्म हुआ तो है, इतना नहीं हुआ कि यहां की हवा उठ जाए, तो वो इस खाली जगह को भरने चल पड़ती हैं। अब सोचेंगे आप कि एक जगह की ही पानी चलेगा क्या? अजी नहीं साहब, सब तरफ का पानी से निकली हवा इस गर्म जगह को भरने के लिए चल पड़ती है। जरा आप इसको जाते हुए देखिए, और जगह पर जब जाती है, सीट एक है। अब एक सवारी की नजर थी तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई 10 सवारी एक सीट पर अगर बैठने की फिराक में हो तो भाई साहब सवारियां झगड़ने लग जाएंगी। मैं बैठूंगा, मैं बैठूंगा। भाई साहब फाइनली यही रखा जाएगा कि भाई कोई मत बैठो, ये जगह खाली रहने दो, कलेश नहीं चाहिए। तो जो तूफान की आंख है, असल में वो खाली जगह है जिस पर कोई नहीं बैठ पाता, लेकिन बैठने सब उसी पर आए होते हैं, लेकिन झगड़ने लगते हैं। झगड़ने की इस क्रिया में कोरियोलिस बल याद आ जाता है। अब ये कोरियोलिस बल क्या है? देखिए, पृथ्वी जब घूम रही होती है ना अपनी अक्ष पर, तो उसके घूमते घूमते पृथ्वी तो घूम रही है, हवा को थोड़ी पता था कि उसे भी घूमना है, वो बेचारी पीछे रह गई। तो वो पीछे रह गई तो वो घूमती हुई प्रतीत हुई। तो ये जो घुमाव है वो यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं, सीधे हाथ की तरफ का दिखाई पड़ता है। तो देखिए, मैं सीधे हाथ की तरफ हवा को घुमा देता हूं। ये हवा जो है ये घूम रही है, ये देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हवा घूमने लगती है। जब ये घूमने लगती है और यहां पर पहुंचने के तमाम प्रयास करती है, इस झगड़े में आंख तो रह जाती है और हवा वहां पर चक्कर काटने लगती है। हवा के द्वारा काटा गया यही चक्कर बड़ा होकर के घन चक्कर के रूप में ऐसा दिखाई देता है, और यह बड़ा घन चक्कर आसमान में बादलों के रूप में उठ करके कुछ ऐसा दिखाई देता है। पानी के आसपास एकदम चकरघन्नी बन जाता है। बीच से खाली हुई आंख राजी हो रही होती है कि वाह, मैं तूफान की आंख हूं। अब ये तूफान की आंख के लिए लड़ते लड़ते लोग बस से उतरकर नीचे भी आ जाते हैं। अर्थात समुंदर में आया हुआ यह तूफान आइलैंड से उतरकर पानी में आ जाता है कि देखते हैं किसमें कितना है दम। हम भी तो पानी से आए हैं, हम भी तो पानी से आए हैं। सब तरफ की हवाएं लड़ रही होती हैं। लड़ते 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 फिर समुंदर की हवाएं कह रही होती हैं, अरे यहां क्यों लड़ रहे हो, मैदान में चलो ना। पानी में लड़ गए तो यहीं जमींदोज हो जाओगे, पानी में खत्म हो जाओगे। जमीन पर चलो, इज्जत मिलती है। 2-4 लोग मरते हैं, तमाशा बनता है, सरकारें तैयार होती हैं, जमीन पर चलो। मतलब यह हुआ कि इन साइक्लोन्स को समुद्री पवनें बहा करके जमीन की तरफ ले आती हैं। यानी कि उठा हुआ ये जो बवंडर है ये बहते बहते जमीन की तरफ चलना शुरू कर देता है, और इसी के क्रम में ये फिलहाल हमारे बांग्लादेश और बंगाल के तटों पर आ चुका है। और ऐसी स्थिति में साइक्लोन का बनना अगर आपको समझ में आ गया हो तो तटों पर आना भी समझ में आ गया होगा। और तटों पर जब ये आते हैं तब इसका कहा जाता है लैंडफॉल हो गया, कि साहब जमीन पर पहुंच गया है। अब जमीन पर पहुंच गया है तो बोले अब दिखा तुझ में कितना है दम। तो भाई जो जो पानी लेकर आया होता है सब अपने तरीके से पानी निकाल रहा होता है। हमें तो क्या है, बस पानी निकालना है। तो भाई ये सब लोग अपना पानी निकाल रहे होते हैं। भाई जमीन पर बैठे हुए लोग कहते हैं, मान गए भाई साहब, गजब के तूफान हो आप, और आपने पूरा की पूरा बारिश और मेघ गर्जना के साथ
पूरे क्षेत्र को हिला के फेंक दिया है। तो साहब आपको तूफान की आंख समझ में आ गई और तूफान की आंख के साथ चारों तरफ बनी हुई वॉल समझ में आ गई होगी। यही वो वॉल है जो घूमती घूमती लैंडफॉल की है, और लैंडफॉल के चलते हुए जो भी प्रक्रिया की पालना हुई, जो मैंने बोला है वो लिखित में भी दिया है, आपको मिल जाएगा ये हमारे वेबसाइट पर जो अपनी पाठशाला.com है वहां मिल जाएगा, टेलीग्राम है वहां मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। लेकिन सर जी क्या ये बात केवल आइलैंड्स पर होती है और क्या हमारे आसपास ही होती है? मैं कहा देखो पहले मूल कारण समझो कि तूफान आया क्यों। बोले बताओ। मैं कहा पानी गर्म नहीं हुआ होता, बड़ा टेम्परेचर ना आया होता तो तूफान नहीं आया होता, मानते हो? बोले हाँ ये तो सच है। तो मैंने कहा सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां रहता है? तो बोले सर ट्रॉपिकल एरियाज में। बोले ट्रॉपिकल एरिया बोले तो ये कि अर्थ पर जो लैटिट्यूड्स हैं, जैसे इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ऊपर और नीचे वाली से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि सूर्य का तापमान सीधा केवल इन दो क्षेत्रों पर पड़ता है। बोले ये कौन से दो क्षेत्र हैं? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा और मकर रेखा, इक्वेटर से दोनों 23.5 ऊपर 23.5 नीचे, केवल इसी क्षेत्र के अंदर सूरज का सीधा तापमान जा रहा होता है। बोले सूरज के सीधे तापमान के चलते यहां का जो गर्म पानी है वो अपलिफ्ट होकर आसमान में चला जाता होगा। बोले बिल्कुल, यानी सूरज का सीधा तापमान। आप लोगों ने इन दिनों अगर एक चीज नोटिस की हो तो अपने एनवायरनमेंट का हर दिन एक सेशन हो रहा है आरएनए में। जब से आरएनए शुरू हुआ है तब से हर दिन एक एनवायरनमेंट का सेशन मैं कर रहा हूं। एनवायरनमेंट में आपने अगर नोटिस करना, ये ऑब्जर्वेशन स्किल है आपकी, आपने कोरल्स के बारे में पढ़ा, वो भी इसी क्षेत्र में थे। आपने मैंग्रोव्स के बारे में पढ़ा, वो भी इसी क्षेत्र में है। और आपने आज साइक्लोन के बारे में पढ़ा, वो भी इसी क्षेत्र में है। विचार कीजिए कि ये जो ट्रॉपिकल क्षेत्र है, समुद्र की अधिकांश क्रियाओं का गढ़ है और इंडिया इसी ट्रॉपिकल क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए हमें बहुत सारी डायवर्सिटी देखने को मिलती है। अब साहब इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि सर ये ट्रॉपिकल क्षेत्र केवल इतनी सी देर ही मिलेगा। अरे हमने कहा नहीं भाई, पूरी दुनिया में आपको ट्रॉपिकल क्षेत्र दिखाई दे जाएगा। लीजिए, तो ट्रॉपिकल क्षेत्रों के बीच में ये साइक्लोन आते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन सर एक बात बताइए, उसका जो कुंडली मारना है, सांप की तरह कुंडली मारना, ये तो आप बताए हैं। दुनिया वाले सांप की कुंडली थोड़ी जानते होंगे। हमने कहा यार आप अपनी तरह से नाम रख लीजिए। आप हमारे कुत्ते को कुत्ते रहने दीजिए, आपके कुत्ते को टॉमी कह लीजिए, किसी को आप शेरू कह लीजिए, जिसको जो कहना है कह लीजिए, कुत्ता ही रहना है, वो रहना साइक्लोन ही है, लेकिन आप अपने अपने नामकरण कर लीजिए। तो ऐसे ही कैरिबियन सी में जब कोई साइक्लोन आता है तो इसे हैरिकेन कहा जाता है। ये कैरिबियन सी कहां रहा? ये रहा अमेरिका के जस्ट दक्षिण की तरफ। चाइना के समुद्र में आता है तो ये टाइफून कहलाता है। ये वैसे साइक्लोन बोल भी नहीं पाते, जी भटक जाती है इनकी। हिंद महासागर में ये ट्रॉपिकल साइक्लोन, जापान में इसको टाइफू कहते हैं। टोफू मत कह देना, वो पनीर होता है, पनीर का मतलब नकली रूप होता है। नदर्न ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली कहते हैं। फिलीपींस में इसे बगोइयो कहते हैं। अमेरिका में इसे टॉर्नेडो या हरिकेन कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये जो मैंने नामकरण आपके सामने किया है, ये तमाम परीक्षाओं में पूछा जाता है। मजाक में भले ही पढ़ा हो, लेकिन याद कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैच दी कॉलम में किसी ना किसी रूप में पूछा जाता है। देखिए, मैं आपको पूरी कहानी के रूप में भले ही सारा समझा दूं, लेकिन आप समझिए कि आपने एक बहुत बड़ा टाइटल खत्म कर लिया है, और उस टाइटल को आप परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। ये मत कहिए सर आप बोले नहीं कि लिखिए, मैं बोलूंगा भी नहीं कि लिखिए। अगर मैं लिखवाने लग जाऊंगा तो फिर मेरा सेशन 5 घंटे का हो जाएगा। 270 से ऊपर स्लाइड्स होती हैं हमारे सेशन में। अब उतनी स्लाइड्स को अगर मैं लिखवाने लग जाऊंगा तो भाई साहब खेल खत्म हो जाएगा, है ना। तो आपको ये लिखित में अपनी पाठशाला.com पर मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप अपना पेन जरूर चलाते रखें, जो आपको याद नहीं है उसे लिखते चलें, ठीक है। अच्छा साहब, अब साइक्लोन पर वापस लौटते हैं कि हमारा साइक्लोन जो आया हुआ है उस पर तो आइए सर, उसकी क्या कहानी है। हमने कहा देखो, साइक्लोन की भी अपनी अपनी इज्जत होती है। जैसे एक बस है जो कि एक्सप्रेस है, एक सुपर एक्सप्रेस है साहब, ये तो सुपर एक्सप्रेस ट्रेन है। ऐसे साइक्लोन वाले भी खुद की इज्जत बनाते हैं। जैसे साइक्लोन कहता है कि अगर मेरी कम स्पीड से मैं आऊं तो मुझे कम कैटेगरी में रख लेना, उससे ऊपर आऊं तो मध्यम में रख लेना। स्पीड के आधार पर साइक्लोन को बांटा जाता है कि भाई कौन कितना खतरनाक, हवा जितनी तेज उतना ज्यादा खतरनाक। आंसर आपको इस बात का तो अब तक मिल गया होगा कि मई जून में क्यों आते हैं, ये मैं कहानी के अंदर बता चुका हूं। अब एक बड़ा सवाल आता है कि सर ये नामकरण कौन करता है, मतलब ये जो आज भी इसका नाम आप रीमल रख दिए हो, ये रखता कौन है, नाम कौन रखता है। इनकी कोई दाई अम्मा का नाम है क्या, मतलब इनके घर में भी भुआ फूफा टाइप से कुछ लोग होते हैं क्या, जो नामकरण दादी नाना दादी की तरह कोई होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। क्या होते हैं साहब, सुनिए। यूनाइटेड नेशन ने कहा कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जो आपदाएं आ रही हैं उन्हें थोड़ी इज्जत दें।
ऐसी स्थिति में एक पैनल का गठन किया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक नाम से एक पैनल बना, जिसमें 13 देशों को जिम्मेदारी दी गई कि अब जो हिंद महासागर वाला क्षेत्र है और उसमें भी जो नॉर्थ हिंद महासागर वाला अपनी तरफ वाला जो क्षेत्र है ना, इक्वेटर से ऊपर वाला, इसमें अगर तूफान आए, साल के 5-6 तूफान आते हैं, तो जब तूफान आए तो आप लोग अपने हिसाब से नाम दे देना उसका। तो बोले सर कितने लोग हैं? हम बोले 13 लोग हो तुम लोग, तो 13 लोग मिलकर नामकरण दे देना। 13 लोगों ने पहले ही 13 नाम दे दिए, सब कुछ 13 हो गया, सब 13। तो सब 13 के 13 169 नाम हो गए। और इनको देने वाले लोग कौन थे? भारत, पाकिस्तान, ओमान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, थाईलैंड, इस तरह से नाम दे दिए। फिर प्रत्येक देश को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा गया। चक्रवात के नाम को उसी तरह से रखना तय हुआ। 2020 में तूफानों का नाम देने की नई सूची हाल ही में जारी हुई। इस पैनल के अंदर 13 के हिसाब से 169 नाम ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो अब सवाल बना कि सर ये रीमल नाम किसने दिया है? तो भाई इन्हीं 13 में से एक देश है जिसका नाम है ओमान, उसके द्वारा इस नाम को दिया गया है। ये रीमल जो शब्द है ये एक अरेबिक शब्द है जिसका अर्थ होता है डस्ट, मिट्टी, सैंड, उसके आधार पर इसका नाम दिया गया है। तो आपसे रीमल इस पूरे टाइम पीरियड का पहला तूफान है और पहला तूफान है, इसका नाम रीमल है। रीमल नाम किसने दिया वो भी मैंने अब आपको बता दिया है। ठीक है साहब, ये बांग्लादेश में आ चुका है। अब जो भी हो रहा है, साइक्लोन को लेकर तैयारियां चल रही हैं। ये देखिए लैंडफॉल इसका हो चुका है। इवैक्यूएशन आसपास के क्षेत्रों से लोगों का करा दिया गया है क्योंकि बहुत तेज बारिश आएगी। तेज तूफान के चलते कोलकाता के एयरपोर्ट को बंद रखा गया है, फ्लाइट और ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया है, ट्रेनों के पहियों को बांध कर रखा गया है कहीं हवा से लुढ़कना चलने ना लग जाए, हवाई जहाज को रुकना ही बंद कर दिया है, कोलकाता एयरपोर्ट पूरी तरह बंद कर दिया गया। ट्रेन को देखिए आप किस तरह से बांधा जा रहा है कि भैया तुम मत चल पड़ना, ठीक है ना। वेदर के अंदर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इनके अंदर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां पे 200 mm से ज्यादा बारिश हो सकती है, इस तरह का रेड अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री के द्वारा आपातकालीन बैठक बुलाई गई है यहां पर इस डिजास्टर को मैनेज करने के लिए कि इसे कैसे मैनेज किया जा सकता है, इसकी यहां पर मीटिंग चल रही है। यहां पर तेज हवाओं का दौर शुरू हो गया है। मछुआरों के द्वारा अपनी नावों को बांधकर किनारे पर लगा दिया गया है कि कहीं हवा में ना निकल जाएं। ऐसी स्थिति में तेज हवाओं का आना, बारिश का आना शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल के अंदर, कोलकाता के अंदर हवा और बारिश आना शुरू हो चुकी है। एनडीआरएफ की 16 टीमें बना करके भेज दी गई हैं कि जाइए और जाकर के यहां पर जैसे भी जरूरत पड़े अकॉर्डिंगली यहां पर मैनेज करिएगा। तूफान यहां पर संभावित रूप से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडियन मीटरोलॉजिकल सर्वे के द्वारा जानकारी अपडेट दी जा रही है। कोस्ट गार्ड पूरी तरह तैयारी के साथ बैठा हुआ है। कोस्ट गार्ड के द्वारा सावधान 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 का नोटिस दिया जा रहा है। जो पानी के अंदर चल रहे मछुआरे हैं उनसे इन्फॉर्म किया जा रहा है कि आप सभी लोग, भारतीय तट रक्षक के द्वारा जानकारी दी जा रही है समुद्र में तूफान आ रहा है, आपसे अनुरोध है कि आप जल्दी से बंदरगाह की तरफ चले जाएं। आप सोचिए, मतलब ये चीजें जब होती हुई देखते हैं तो कितना गूज़बम्स आता है कि यार किस लेवल पर हमारे सुरक्षा बल तैयारी करते हैं। सोचिए तूफान उनके लिए भी आ रहा है, लेकिन मछुआरे जो पानी में चल रहे हैं उनको मैसेज दिया जा रहा है कि जल्दी जाइए तूफान आ रहा है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज हैं। आप और हमारे द्वारा जब जो टैक्स दिए जाते हैं ना, सोशलिस्ट सरकारों में इस तरह से ही काम होते हैं। यानी कि सरकारें सबके लिए ख्याल रखती हैं कि चलिए तुरंत पहुंचिए साहब, कोस्ट पे पहुंचिए, बारिश आ रही है, बहुत तेज दिक्कत आ सकती है। ये चीजें हैं जो सुरक्षा के लिए आपको यहां पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है। एनडीआरएफ की टीम जहां जहां पर पेड़ पौधे गिरे हैं उनको भी हटाने के लिए दिख रही हैं। तबाही के कुछ इनिशियल सीन आने शुरू हो चुके हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आपके सामने है। यूपीएससी सीएपीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आपसे पूछा गया है कौन सा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में कथन सत्य है। आपके 4 ऑप्शन हैं। ये कहां बनते हैं? कोरियोलिस बल नेसेसरी होता है, मिडिल लैटिट्यूड रीजन में बनते हैं, आई काम होती है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी दिमाग में हो तो कृपया करके पूछें। आप जाकर मात्र 1499 में उसे ज्वाइन करें और ये प्राइजेस आगे बढ़ने वाली हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ से आगे और तरीके के बैच आएंगे, लेकिन इस तरह का बैच फिर नहीं आएगा, है ना। तो आप इसको जाकर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। बाकी फिलहाल के लिए तो सब्सक्राइब करने का ही कह सकता हूँ। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच इतना प्यार बनाए रखने के लिए। बनाए रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट।